जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है कंटिन्यू ज्ञान में जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी में ये टेस्ट हम लोग कवर करेंगे आज। ये टेस्ट 1 अप्रैल को करवाया गया है एप्लीकेशन पे। जो सोशल साइंस का टेस्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम पर चले जाइए, PDF मैं दे चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये सही, इसमें बताना है कौन सा सही है या गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट गलत है, और इसमें गलत क्या है ये भी हम बता देते हैं आपको कि राजा की जो दैवीय उत्पत्ति थी उसका सिद्धांत जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं, बल्कि ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें मिलता है, ठीक है। अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा कि ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ये राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है, ये पॉइंट सही है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है? तो ये है आपका यजुर्वेद का। और आप ये बात जान लीजिए कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है, आरण्यक में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई। हाँ, बिल्कुल सही है, आरण्यक में जो है वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई। तो 2 और 3 सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकाल में महामात्यप सर्प किस विभाग से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि महामात्यप सर्प जो है मौर्यकाल में किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था गुप्तचर व्यवस्था के जो अध्यक्ष होते थे, मतलब वरिष्ठ अधिकारी होते थे, उन्हें जो है महामात्य सर्प कहा जाता था, ठीक है। और मौर्य काल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है मौर्य काल की संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन में एक पॉइंट अलग से दिया है, इस पर ध्यान रखिएगा, वास्तविक लिखा हुआ है, ठीक है। तो वास्तविक जहाँ आ गया तो इसका आंसर बदल जाएगा। अगर सिर्फ रहता कि भारत में कुषाण शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है तो इसका आंसर हो जाता कुजुल कटफिशिस, ठीक है। लेकिन इसमें है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीम कटफिशिस। कुषाण वंश का प्रथम शासक था कुजुल कटफिशिस, दूसरा शासक था बीम कटफिशिस, और तीसरा शासक था कनिष्क। कनिष्क जो है एक महान शासक हुआ था कुषाण वंश का। तो आपको पता ही होगा कनिष्क जो 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, और 78 ईस्वी में ही शक संवत का शुरुआत हुआ था, ठीक है। कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग की खोज जो है वो की गई। शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया गया कनिष्क के द्वारा। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो कनिष्क के ही समय में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये वासुदेव के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कुषाण वंश का सबसे अंतिम शासक वासुदेव था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का कार्यकाल यानी गुप्त वंश का शासनकाल, जहाँ मैं कार्यकाल बोलूँ उसे आप लोग समझ जाइएगा शासनकाल के रूप में, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं उतना तो दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल का जो शासनकाल है वो 319 से लेकर 550 ईस्वी तक है। कितना है? 319 से लेकर 550 ईस्वी तक है गुप्त काल का शासनकाल। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? तो 380 से लेकर 412 तक है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, ठीक है। उसके आगे की बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश की 2 राजधानी थी। गुप्त वंश की 2 राजधानी थी। एक राजधानी थी राजनीतिक और दूसरी राजधानी थी सांस्कृतिक। तो राजनीतिक राजधानी आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र, और सांस्कृतिक राजधानी हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय राजधानी कौन था? तो उज्जैन था, ठीक। नेक्स्ट, कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किस वंश से, ऐसा पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हट के समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हर्षवर्धन नहीं लिखा हुआ है, हर्ष लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ये जो हर्ष है ना, इन्हें मतलब हिस्ट्री में श्री हर्ष के नाम से जाना जाता है। तो श्री हर्ष जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। श्री हर्ष जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और हर्षवर्धन जो थे वो पूरे उत्तर भारत से संबंधित है। उत्तर भारत से संबंधित है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन संबंधित है वर्धन वंश से, और ये जो हर्ष हैं यानी श्री हर्ष ये संबंधित है लोहार वंश से। किस वंश से? लोहार वंश से। और लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्राम राज। और आपको पता होगा कि कश्मीर का इतिहास कौन से पुस्तक में है? कल्हन। कश्मीर का पुस्तक जो है कल्हन द्वारा रचित है, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। तो राजतरंगिणी का जो है 8 भाग है, वो आपको पता होगा, यानी 8 तरंग है। ये भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में राजतरंगिणी का। नेक्स्ट,
सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान ने किया था? इक्ता प्रथा की शुरुआत की बात की जाए तो प्रथम बार होता तो इसका आंसर इल्तुतमिश होता, लेकिन दूसरी बार की बात की जा रही है। देखिए, इक्ता प्रथा का मतलब क्या था जानते हैं? इक्ता प्रथा का मतलब था कि जो भी सैनिक है, जैसे उस उनके मतलब सल्तनत काल में जो सैनिक कार्य कर रहा है, उन्हें मुआवजे के तौर पे, यानी मुआवजे नहीं कहिए, उन्हें बोलिए ना कि जैसे पैसे पे रखते, किराए के तौर पे, जो पैसा किन्हीं को भी आप अपने अंदर में काम करवाएगा तो उन्हें पैसे दीजिएगा ना, पारिश्रमिक कहिए उसे, तो पारिश्रमिक के तौर पे इक्ता इक्ता यानी जमीन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता था। ये इल्तुतमिश शुरुआत किए थे, लेकिन इसमें बोला जा रहा है शुरुआत दूसरी बार किसने किया था? तो ये जो इल्तुतमिश शुरुआत किए थे उसे अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म कर दिए थे और ये नगद देना शुरू किए थे, यानी पैसा देना शुरू कर दिए थे। फिर से अलाउद्दीन द्वारा जो शुरू किया गया था पैसा देना, उसे ख़त्म करके फिरोज शाह तुगलक जो है इक्ता प्रथा शुरू कर दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दूसरी बार जो है फिरोज शाह तुगलक स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना कब करना पड़ा था? तो भारत में जो मोहम्मद गौरी प्रथम बार जो आक्रमण किया था, सबसे पहले चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा बात बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी जो है वो गजनी से संबंधित था। जो गजनी आपको अफ़गानिस्तान में पड़ता है। गजनी के गौर प्रांत का एक छोटा सा राजा था मोहम्मद गौरी, ठीक है। और ये जो है इसे जो है ना भारत में इस्लामिक सत्ता का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी क्या था कि 1175 में मुल्तान में आक्रमण किया था। 1175 में मुल्तान में आक्रमण किया था और वहाँ पे वो जीत गया था। फिर दूसरी बार 1178 में आक्रमण किया था पंजाब के क्षेत्र में, जहाँ का शासक था कौन? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम बार हार का सामना 1178 में भीम द्वितीय से करना पड़ा था। फिर आपको पता होगा कि फिर मोहम्मद गौरी मतलब आता था, अपना जीतता था, कभी हारता था, जाता था, आता था। फिर तराइन का युद्ध 1191 आपको याद होगा, पृथ्वीराज चौहान उसे हरा के भेजा था। और फिर 1192 में जो है मोहम्मद गौरी तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो खामनौर का युद्ध, आप लोग को खामनौर नाम सुन के पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसकी पहले लॉजिक बता देता हूँ सारा, फिर इसका ओरिजिनल आंसर बताऊँगा। वैसे आप लोग समझ जाइएगा तब तक। ये जो युद्ध है ना, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर के सेनापति उस समय कौन थे? मान सिंह। और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कौन से युद्ध की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है हल्दी घाटी का युद्ध। खामनौर का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध जो है एक ही युद्ध है जो हुआ था 1576 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो 1885 से स्टार्ट होके 1947 तक चला, ठीक है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे वर्ष भी रहे जिसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। वो कौन कौन से वर्ष रहे, इसे आप लोग नोट कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक वर्ष था 1930, दूसरा है 1935 और तीसरा है 1941 से लेके 1945, ठीक है। तो 1941 से लेके 1945 तक नहीं हुआ, लेकिन 1940 में तो हुआ था। तो 1940 में जो अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद, और उसके बाद 1941 से 45 तक नहीं हुआ। तो 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस की अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद के हैंड में ही था, यानी अबुल कलाम आज़ाद ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे सबसे पहली बात कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। दाजी कृष्ण पंडित जो थे इसके नेतृत्व करता थे। अच्छा ये बताइए, चक्र बिसोई किससे संबंधित थे? चक्र बिसोई जो थे संबंधित थे उड़ीसा के खून विद्रोह के नेतृत्व करते थे चक्र बिसोई। गोमधर कुंवर, तो गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ओडिशा में अहोम विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहे थे गोमधर कुंवर। नेक्स्ट है बुद्धो भगत के बारे में जानते होंगे आप लोग। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बुद्धो भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता थे, सबसे पहली बात तो इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, इसमें आप गौर करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हो सकता है कि क्वेश्चन आप कभी भूलिए ही नहीं। सौविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे। सौविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में। लेकिन जब सौविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ यानी शुरुआत हुआ, उस समय गांधी जी बोलते हैं
कि जब तक मैं देश को आज़ादी नहीं दिला देता हूँ, यानी जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊँगा। ठीक है, ऐसा बोल के गांधी जी निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो वो उनके मन में था कि सब ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए हैं और बहुत जल्दी मुझे जो है आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1930 में सब ने अवज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि बहुत जल्दी आज़ादी नहीं मिल पाई। तो फिर गांधी जी बेघर हो गए, उन्हें रहने का कहीं जगह नहीं मिला। फिर उनका प्रिय शिष्य कहिए या उनका पाँचवा पुत्र का जिन्हें दर्जा दिया जाता है, जमुना लाल बजाज, वो एक वर्धा आश्रम की स्थापना किए थे। किसका? वर्धा आश्रम की स्थापना किए, और वहाँ पे जो है गांधी जी को बुलाया गया रहने के लिए। फिर गांधी जी वहीं पे रहकर आगे की कार्रवाई, आगे का कारनामा जो भी है अब वो किए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब तो सुना दिए, लेकिन इसका आंसर जो है गांधी जी नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा ना, प्रारूपकर्ता के बारे में पूछ रहा है। मैं कहानी सुना रहा था कुछ याद रखने के लिए, इसमें प्रारूपकर्ता के बारे में, इसका प्रारूपकर्ता जो है ना जाकिर हुसैन थे। अच्छा ये बताइए कि वर्धा शिक्षा योजना ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है ना किसी अन्य पर आश्रित ना रहे, यानी अब मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों पे आश्रित ना रहे, अब वो खुद से जो है ना, मतलब कि हाथ की कला हो या फिर कोई भी कला से खुद का उपार्जन वो कर सके। ये था वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य। और इस योजना में जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा देने की भी बात की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? बताइए। इसके लेखक है अशोक मेहता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं इसमें बता देता हूँ। जितने भी पुस्तक लिखे जाते थे 1857 के रिवॉल्ट से संबंधित, यानी विद्रोह से संबंधित जितने भी पुस्तक लिखे जाते थे, वो सभी के सभी पुस्तक इंग्लिश में रहते थे। सभी के सभी पुस्तक इंग्लिश में थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार 1857 विद्रोह पर पुस्तक किसने लिखा, जो पुस्तक हिंदी में था? हिंदी में पुस्तक किसने लिखा? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। ये ध्यान रखिएगा, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति अध्यक्ष बनाए गए थे। आप लोग HRA के बारे में जानते हो। किसके बारे में? HRA। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या बोल दिया HRA? HRA नहीं पता है। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अच्छा, एक दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा सोचिए अपने माइंड में, गौर कर रहे हैं। उस समय शिक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं थी अपने देश में। कुछ मतलब अच्छा होता है ना कि एक व्यवस्था है शिक्षा की, लोग पढ़ते हैं, उतनी खास व्यवस्था तो थी नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, ये क्रांतिकारी लोग भी अपने जो संगठन थे उसका नाम इंग्लिश में रखते थे। मतलब कि वो लोग कितने माइंड से डेवलप थे, ये सोच सकते हैं कि अब HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इंग्लिश में नाम रख रखे हैं अपने एसोसिएशन का, अपने संगठन का, जबकि वो क्रांतिकारी हैं। उन्हें एक आतंकवादी के रूप में देखा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और वो भी इतना इंग्लिश जानते थे। और भगत सिंह का देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जीवनी देखिए, मतलब कितना मस्त मस्त पॉइंट लिखे हुए। तो उस समय के लोग का माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो चलिए आगे इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, वो बनाए गए थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन बनाए गए थे? गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मतलब ये क्रांतिकारी संगठन का जो HRA की जो स्थापना हुई, तो उसमें हथियार की ज़रूरत थी। तो हथियार तो था नहीं इस संगठन में। फिर पता चला क्रांतिकारियों की अंग्रेज़ों द्वारा कुछ हथियार अपने भारत में लाए जा रहे हैं, तो वही हथियार आ रहा था और उसे लूट लिया गया। तो उसी पे फिर मुकदमा हुआ, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी को फांसी भी दिया गया, बहुत सारे को उम्र कैद भी किया गया, बहुत सारे को 10 साल की भी सज़ा हुई। ठीक है, लेकिन उसी का बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता भी वो स्वयं कर रहे थे, गोविंद वल्लभ पंत ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औसत विकल्प को चुनें। औसत विकल्प स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, यही गलत है। तो औसत मिल गया। स्वदेश मित्रम लिखा गया है GS अय्यर के द्वारा। किनके द्वारा? GS अय्यर के द्वारा। ठीक है, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया सही है, हिंदू GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी, समाचार दर्पण विलियम कैरी सही है। नेक्स्ट है, कुरप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो कुरप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि भारतीय भूगर्भिक संरचना जो है, भारतीय भूगर्भिक संरचना जो है
जैसे अब विश्व के स्तर पे हम लोग लेते हैं ना, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य होता है आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान जब निक्षेपण और रूपांतरण कुछ होता है तो वो अवसादी में बदल जाता है, और अवसादी में जब निक्षेपण होता है तो वो फिर रूपांतरित चट्टान बन जाता है। इसी प्रकार जो है भारतीय भूगर्भीय संरचना पे जब हम लोग लेते हैं तो इसमें आर्कियन चट्टान होते हैं। क्या होते हैं? सबसे मुख्य आर्कियन चट्टान। और आर्कियन चट्टान में जब निक्षेपण होता है तब वो धारवाड़ चट्टान बनता है, और धारवाड़ चट्टान में जब निक्षेपण होता है तब वो क्या बनता है? कुरप्पा चट्टान। और कुरप्पा चट्टान में जब निक्षेपण होता है तो बनता है विंध्य चट्टान। ठीक है, तो इसमें जो है कुरप्पा जो है ना, वो आंध्र प्रदेश के कुरप्पा क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है। कुरप्पा संरचना जो है इसका आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है, आंध्र प्रदेश के कुरप्पा क्षेत्र में। नेक्स्ट है मेलोसिस बेसिन अवस्थित है मिजोरम में। खारदुंगला दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? तो खारदुंगला दर्रा अवस्थित है लद्दाख में। लद्दाख, और ये खारदुंगला दर्रा जो है ना वो भारत को चीन से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा क्या है कि भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? कौन सा विकल्प औसत है ये बताना है। नारायण सरोवर गुजरात सही है। पाला झील जो है मिजोरम में, ये भी सही है। काकरिया असम में नहीं है। कंकरिया जो है ना ये गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में है। चलिए तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, बाकी सब सही है। उमियम जो है मेघालय में सही है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर आधार क्या था? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर जो आधार था वो है आर्द्रता एवं वर्षा। क्या था? आर्द्रता एवं वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस पौधा का जो है पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना द्वारा। इसके अंतर्गत नल, कूप और फिर कुआं, तालाब ये सब आता है लघु सिंचाई परियोजना योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है, ग्रामीण जनसंख्या ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाएगा आपका गुजरात में। नेक्स्ट है लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो लाखर जनजाति जो है ये निवास करते हैं आपका मिजोरम में। नेक्स्ट है गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गणगौर लोक नृत्य का संबंध है आपको राजस्थान से। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है असम में। चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक परियोजना जो है किस नदी पर है बताइए? तो चुटक परियोजना है सुरू नदी पर। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप कुछ डिटेल नहीं बता रहे, इसमें डिटेल बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये सब डाटा वाला क्वेश्चन है, तो डाटा आपको याद रखना है, वो वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा औसत्य है? औसत्य बताना है। संवहन तरंग होम्स सही है। और नेक्स्ट आ गया महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। महाद्वीपीय विस्थापन जोली के द्वारा गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन जो है ना वो दिए थे वैगनर। कौन दिए थे? वैगनर। ठीक है, वो दिए थे वैगनर। लिख लीजिए कॉपी में, महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था? वैगनर। औसत चुनना था तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो मोजाम्बिक जलधारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा जो है भूस्वत रेखा के दक्षिणी भाग में, यहाँ पे जो है दो प्रकार की जलधारा जाती है। नीचे दक्षिणी भाग में जो है मोजाम्बिक जलधारा है, और ऊपर उत्तरी भाग में उत्तरी भी जलधाराएं जो है वो जा रही है। वो भी जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है, और दक्षिणी जलधारा जो भी है वो भी गर्म जलधारा है। मैं आपको बता दूं कि विषुवत रेखा के आसपास जितने भी जलधाराएं होंगी वो गर्म जलधाराएं ही होंगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है अगर मैप रहता है या फिर ग्लोब रहता तो अच्छे से बता पाता मैं। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये कौन सा अधिनियम है? चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत के संविधान से लिया गया, तो भारत में लिया गया जापान के संविधान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्माण का सही आरोही क्रम है बताना। तो आरोही क्रम नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1963। कॉपी में नोट कीजिए। मेघालय की स्थापना हो गई आपका 1972। ठीक है, सिक्किम का 1975, और आंध्र प्रदेश का पता ही होगा 1987। तो यही हो गया आरोही क्रम में, यही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपने किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्रकृति व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं? तो ये कहा गया स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 में। नेक्स्ट है परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? तो परमादेश रीट का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा
और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आदेश दिया जाता है, तो ये किसके लिए जारी नहीं हो सकता, तो राज्यपाल के लिए जारी नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के लिए जारी नहीं हो सकता और निजी व्यक्ति के लिए, इनमें से सभी किन्हीं के लिए भी जारी नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है, तो जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के गौ में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक जो होंगे वो 20-20 होंगे, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे, और ये जो है ना 20 के 20 अलग अलग होंगे, ना कि एक ही आदमी होंगे, अलग अलग होंगे। और राष्ट्रपति की बात की जाए, अगर राष्ट्रपति की बात की गई होती तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है। सबसे पहली बात कि इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 51 में है। इसमें क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखते हैं, कौन रखते हैं, राष्ट्रपति। और संसद जो है, संसद के पटल पर जब रखा जाता है, संसद में जांच होने के बाद लोक लेखा समिति को यह रिपोर्ट दिया जाता है, और लोक लेखा समिति जांच करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को यह रिपोर्ट देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम बना हुआ है। नेक्स्ट है, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। आप लोग के मायने में एक ही बार में आ गया होगा राष्ट्रपति, क्योंकि आपका ये आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि संसद को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को, संसद को आहूत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, संसद को सत्रावसान करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन संसद को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। पीठासीन अधिकारी के पास है संसद को स्थगित करने का अधिकार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने के लिए। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान, और समाचार पत्रों पर जो है ये 286 करता है, अनुच्छेद 286। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है। संविधान के 8वें अनुसूची में राजस्थानी भाषा नहीं है। आपको फिर पता ही है कि 3 बार संविधान संशोधन किया गया इस भाषा से संबंधित। 21, 71, 92, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ा गया, 71वां में 3 भाषा जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ा गया। तो संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन पहली बार कितने अवधि का होता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार 2 माह का होता है। कितनी अवधि का होता है, 2 माह का होता है। फिर संसद में ये पास होता है तो वो 6 माह का हो जाता है, और अधिकतम कितने वर्षों तक हो सकता है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक हो सकता है, और उससे भी अधिक आगे रखना होगा तो संविधान में संशोधन करके हम उसे उससे भी आगे रख सकते हैं। नेक्स्ट है, उससे भी आगे लागू रख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया। यह है 73वां संविधान संशोधन। क्या है, 73वां संविधान संशोधन, और इसमें यह भी कर दिया गया कि इसे 30% से कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिक किया जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधिक निकाय नहीं है, तो संवैधिक निकाय नहीं है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये जो है संवैधिक निकाय नहीं है। अब बोलिएगा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई है अनुच्छेद 323 के ए के तहत हुई है 1985 में। कब हुई है, 1985 में, अनुच्छेद 323 के ए के तहत। तो इसके अनुसार अगर संविधान में इसका वर्णन है, ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा, ना कि संवैधिक निकाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवी मनोनीत होते हैं। कितने, चलिए बता देता हूँ मैं कि राज्य विधान परिषद में जो है 1/3 भाग विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला 1/3 भाग स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, और 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला एवं विज्ञान समाज सेवी को मनोनीत किया जाता है, और 1/12 भाग जो है वो शिक्षक द्वारा चुना जाता है, और नेक्स्ट 1/12 भाग जो है छात्र द्वारा चुने जाते हैं, जो छात्र स्नातक, जिनका स्नातक 3 साल हो चुका हो या फिर वो 3 साल से अधिक हो चुका हो। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको पता होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आज आप लोग के लिए छोड़ दूँ, और उसके साथ ही साथ 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला का भी नाम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को सर्वप्रथम कब खेला गया, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को सर्वप्रथम कब खेला गया, तो ये हो जाएगा 2012 में। कब होगा, 2012 में। वैसे जो है ये जो है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था, लेकिन खेल दिवस जो शुरुआत हुआ है 2012 से हुआ। नेक्स्ट,
विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन था? विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश था उरुग्वे। और ये जो खेल भी हुआ था ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और ये खेल हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच। ये खेल उरुग्वे में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा, उरुग्वे में ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महाखंभ को अपना राज्य खेल मलखंभ को किसको मलखंभ को अपना राज्य खेल बनाया है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सर्वप्रथम 1971 में कहाँ खेला गया? तो ये क्या हुआ था जानते हैं? इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। चल रहा था टेस्ट मैच। क्या चल रहा था? टेस्ट मैच चल रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि टेस्ट मैच जो है ना वो 3 दिन में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 3 दिन में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। वैसे तो टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता है, लेकिन 3 दिन में ही ये जो है टेस्ट मैच वो ख़त्म हो गया। फिर वहाँ के संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि एक दिवसीय मैच हम लोग खेलते हैं। तो फिर जो है एक दिवसीय मैच खेला गया और उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। जो खरीद के पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।